हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आपका सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। गुड इवनिंग जी सभी को। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। और जो मैंने कल पढ़ाया था वो थोड़ा सा मैं रिवीजन लूंगी आपसे, ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसका। मीन्स आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है? खुद नहीं करवाऊंगी। फेसेस ऑफ टीचिंग के बाद मैम मुझे नहीं मिली पीडीएफ। मिस अफरीन, आपको नहीं मिली है पीडीएफ? सेकंड पेपर कौन सा है आपका? ऑल क्लियर मैम, ओके जी। सेकंड पेपर कौन सा है आपका? फाइन मैम, ठीक है जी, गुड गुड। हाँ जी बताओ मिस अफरीन, सेकंड पेपर कौन सा है आपका? फेजेस ऑफ टीचिंग के बाद तो मैंने अभी अपलोड ही नहीं किया है। फेजेस ऑफ टीचिंग के बाद नहीं अपलोड की पीडीएफ। आज पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी। फेजेस ऑफ टीचिंग के बाद कोई भी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, आज होगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमने किया है। फेजेस ऑफ टीचिंग के बाद जितनी चीजें की है वो आज अपलोड कर दूंगी क्लास के बाद ही। ओके मैम, फिर ठीक है। हाँ जी ठीक है, करे क्लास स्टार्ट। थम्स अप दे दो सभी, सभी थम्स अप दो। ओके ठीक है ठीक है। हमने सीसीई पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवेल्युएशन। तो अभी ये मुझे बताओ कि कॉन्टिन्यूस क्या है और आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बताना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव में कौन सी दो चीजें इंक्लूड थी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कॉन्टिन्यूस क्या है आपका। और कॉन्टिन्यूस में भी दो लर्निंग स्टाइल बताने हैं मुझे, ठीक है? हिंट मैंने दे दी फिर भी आपको। हम 2020 से 2023 जून पीवाईक्यू मिलेगा क्या? हाँ जी मिलेगा, करवा रही हूँ आपको मैं। 2023, 2022, 2020 के सारे मिलेंगे। यूट्यूब पे वही तो चल रहा है पीवाईक्यूज। और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद पीवाईक्यूज ही तो करवाने आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिप्लाई कर दो फास्ट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ जी करिए रिप्लाई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका इवेल्युएशन था। क्या मीनिंग है कॉन्टिन्यूस का? ऑप्शन दे दिया, इतनी बड़ी हिंट दे दी है। कॉम्प्रिहेंसिव में कौन कौन सी दो चीजें इंक्लूड थी, इतना भी बता दिया। चलो, द वर्क विच इज गोइंग ऑन विदाउट ब्रेक कॉन्टिन्यूस। ओके, अगर हम लर्निंग की यहाँ पर बात करें या फिर यहाँ पे असेसमेंट की बात करें तो कौन सा असेसमेंट था यहाँ पर? कॉन्टिन्यूस में एकेडमिक कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट। वेरी गुड मोहम्मद जी, वेरी गुड। कॉन्टिन्यूस में कौन सा था? लर्निंग ऑफ, असेसमेंट ऑफ एंड असेसमेंट फॉर, कि दोनों ही थे? बोथ आर इंक्लूडेड, असेसमेंट ऑफ एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग कंटिन्यूस एक्टिविटीज। एकेडमिक वाला तो सही जा रहा है आपका मोहम्मद जी। अब मुझे लर्निंग बताओ, असेसमेंट ऑफ। ओनली ऑफ वाला था, फॉर्मेटिव और समेटिव नहीं था क्या कॉन्टिन्यूस में? फॉर्मेटिव एंड समेटिव बोथ इंक्लूडेड इन कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन। और जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव था वहां पे दो चीजें थी, एक था स्कॉलेस्टिक और एक था आपका को स्कॉलेस्टिक। स्कॉलेस्टिक का मतलब था आपका पूरा स्टडी से रिलेटेड, और जो को स्कॉलेस्टिक था वो थी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ओके, इतना सा था सिर्फ इसमें डिफरेंस। और मैंने नोट्स बनाने के लिए भी यही बोला था आपको कि इसी तरह से आप लोगों के नोट्स भी बनने हैं। क्लियर है सबको? करें फिर आज का टॉपिक स्टार्ट। बोथ था, हाँ जी।
और जो आपका कॉम्प्रीहेंसिव है वहां पर भी आएगा लर्निंग बाय असेसमेंट एंड लर्निंग फॉर्मेटिव सबमेटिव तो आना ही है, वो आपको कॉन्टिन्यूस में भी आना है और वो आपका कॉम्प्रीहेंसिव में भी आना है, बट डिफरेंस मेनली को स्कॉलेस्टिक एंड आपका स्कॉलेस्टिक आना था कॉम्प्रीहेंसिव में, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट आनी थी, आपकी फीलिंग्स एटीट्यूड इमोशंस एवरीथिंग इंक्लूड होना था कॉम्प्रीहेंसिव में। क्लियर है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या था कि डेली असेस किया जा रहा है स्टूडेंट को, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है आपका कि सारी चीजें इंक्लूड हो रही है, असेस किया जा रहा है कॉम्प्रीहेंसिव में भी स्टूडेंट को, बट सारी ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड हो रही है वहां पर। क्लियर है? मैम हिंदी में भी बता दिया करो, हिंदी का पीडीएफ देख लेना हिंदी की ना, क्योंकि हिंदी के शब्द थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं याद रखने, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हिंदी का शब्द याद रखने। ई कॉन्टिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ई इवेल्युएशन। ओके, अब इवेल्युएशन का बताओ मुझे, इवेल्युएशन का क्या था? कैमरा ब्लर है ना हल्का सा। इवेल्युएशन का बताओ, टूल्स एंड टेक्निक को यूज करना, मीन्स वही नहीं है कि हमेशा सिर्फ आपको पेन पेपर लेकर ही असेसमेंट करनी है स्टूडेंट की, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ टूल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ टेक्निक्स। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट। गुड इवनिंग मैम, आज मैं पहला दिन लाइव ज्वाइन की हूँ, रिकॉर्डेड देखती हूँ क्योंकि इस टाइम कोचिंग में रहती हूँ। ओके जी, ठीक है ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट आज का टॉपिक आपका। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता ही है, हमेशा बताती हूँ मैं आपको मेरी क्लासेस के टाइम क्या है। YouTube पर 9 PM to 10 PM क्लास होती है मंडे ट्यूसडे, ठीक है, और ऐप पर आपकी क्लास होती है वेडनेसडे टू सैटरडे। बाकी शेड्यूल एंड अनाउंसमेंट तो मैं अपलोड कर ही देती हूँ। क्लियर है जी? अब हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर, जो आज का हम टॉपिक करने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम को स्कॉलेस्टिक की बात करें तो उसमें 3 चीजें क्या इंक्लूड थी को स्कॉलेस्टिक में, इसका भी रिप्लाई कर दो। कल तो ताजा ताजा पढ़ा था मैम, ऑब्वियसली हमने तो रिप्लाई करना था क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा था। अभी रिप्लाई करो मुझे। अगर हम को स्कॉलेस्टिक की बात करें तो 3 चीजें कौन कौन सी इंक्लूड थी को स्कॉलेस्टिक में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और मैंने बोला था स्टार लगाकर कि ये तीनों एग्जाम में पूछा गया है। ओनली 3 चीजें थी, वो कौन सी थी वो? मैम हमें क्या पता, आप ही जानो। नो, स्कॉलेस्टिक की बात कर रही हूँ अंजलि जी, आप, मैं को स्कॉलेस्टिक की बात कर रही हूँ, को स्कॉलेस्टिक की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ मैं। हिंदी वालों को बता दो एक बार, को स्कॉलेस्टिक सह शैक्षणिक मूल्यांकन। सह शैक्षणिक मूल्यांकन में 3 चीजें थी, कौन कौन सी थी? नो 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 नो, लाइफ स्किल, वेरी गुड, लाइफ स्किल, एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये 3 ही चीजें पूछी गई है। और पता इसका क्वेश्चन कैसा बना है? क्वेश्चन ये बना है कि स्कॉलेस्टिक में डाल दिया उन्होंने, ये एटीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सोशल वैल्यू उन्होंने स्कॉलेस्टिक में डाल दिया, बल्कि ये किसका पार्ट है? ये आपका को स्कॉलेस्टिक का पार्ट है, इसके अंडर आनी थी आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज, जो आप रिप्लाई कर रहे हो ना, इसके अंडर आनी थी वो सारी चीजें जो आप रिप्लाई कर रहे हो, को करिकुलम एक्टिविटी। एटीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सोशल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ इसको, और कल भी मैंने स्टार लगाया था इस पे, ठीक है जी। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कल हमने थ्योरी की थी, हल्का सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। किसने दिया है आपका ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, किसने दी है? पढ़ा चुकी हूँ कल, और यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। ये रख लो कि आपकी एक तरह से रिवीजन हो रही है, सेकंड या थर्ड टाइम चल रहा है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यूट्यूब पर भी करवाया जीन प्याजे ने, वेरी गुड। और अगर हम सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें, या फिर सोशल ऑब्जर्वेशन थ्योरी की बात करें, या फिर हम मॉडलिंग की बात करें, इमिटेशन की बात करें, क्लियर है, तो वो किसने दी है आपकी थ्योरी? सोशल लर्निंग, सोशल ऑब्जर्वेशन, या फिर सोशल मॉडलिंग की अगर हम बात करें। अब मॉडलिंग वो वाली मॉडलिंग नहीं मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो मॉडल होते हैं, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो एक नमूना होता है जिसको हम फॉलो करते हैं,
कि मेरे लिए आदर्श कौन है, मेरे लिए कौन नमूना है, उस मॉडलिंग की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, रिप्लाई करिए फास्ट। कल भी बताया था क्लास में मैंने, सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग की बात हो रही है। बेंडूरा, वेरी गुड, बेंडूरा ने दिया, एल्बर्ट बेंडूरा ने। वेगोस्टी ने तो सोशल कल्चर दिया जी आपकी, अभिज्ञान मिश्रा जी, वेगोस्टी ने आपकी सोशल कल्चर थ्योरी दी है। सोशल कल्चर इज डिफरेंट एंड सोशल लर्निंग एंड सोशल ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट। क्लास में भी करवाया था, यूट्यूब पर भी करवाया था। और अगर हम री इन्फोर्समेंट की बात करें, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव री इन्फोर्समेंट की बात करें, या फिर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, तो वो किसने दिया है? रिप्लाई फास्ट, रिवीजन हो रही है आपकी एक तरह से, और ये सारा करवा चुकी हूँ मैं, चाहे फिर यूट्यूब पर करवाया हो या फिर ऐप पर करवाया, बट डेफिनेटली करवाया, वो भी वन टाइम नहीं, कम से कम 3 से 4 बार करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। BF स्किनर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ओके, अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग इज डेवलप्ड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके ओके, मैं, हाँ ठीक है, BF स्किनर आपने दे दिया आंसर। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रही हूँ मैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पावलो, वेरी गुड। हाँ, तो इतना तो देखो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कॉग्निटिव आपकी किस चीज को बताता है? क्या मतलब है आपका कॉग्निटिव से? क्या मीनिंग है कॉग्निटिव का? इस सिंपल से शब्द का क्या मीनिंग है? कॉग्निटिव का क्या मतलब है? सिंपल लैंग्वेज में बताओगे? मेंटल, मैम पागल हो गए पढ़ पढ़ के, ठीक है, कुछ भी निमोनिक बना लो। हाँ जी, मेंटल इंटेलेक्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग मेंटल थिंकिंग, वेरी गुड गुड। ठीक है, ये हमारा हो गया था कल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मीनिंग्स हो गए थे हमारे कल, ठीक है। हमारी चल रही थी स्टेजेस, सेंसी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यही बताया था कि इन स्टेजेस को एज इट इज आपको याद करना है, और सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्टेज आएगी सेंसरी मोटर, सेकंड स्टेज आएगी प्री ऑपरेशनल, थर्ड आएगी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है, इसको सीक्वेंस में भी याद करना है, ठीक है। साथ में इसके साथ साथ आपके पास एज दी है। सेंसरी तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, बर्थ टू 2 ईयर मीन्स 0 से 2 साल के बीच। प्री ऑपरेशनल हो जाएगा 2 से 7 साल के बीच का बच्चा। कंक्रीट हो जाएगा आपका 7 to 11 साल का बच्चा। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा आपका 12 अप, ठीक है, एज 12 एंड उससे ऊपर, मीन्स जब वो अडल्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको एज इट इज ऐसा ही याद करना है जैसा आपको पीडीएफ में नजर आ रहा है, अपनी थ्योरी नहीं झाड़नी यहाँ पे फिर, ठीक है, एज इट इज ऐसा ही याद करोगे आप। ओके, अब देखो, सेंसरी मोटर कल बता दिया, यूज सेंसेस, 5 सेंसेस ले लो या फिर आप 6 सेंसेस ले लो, ठीक है, 5 सेंसेस ले लो या फिर आप 6 सेंसेस ले लो या फिर आप 7 सेंसेस ले लो, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स ऐसे जिन्होंने 7 सेंसेस बताया, कुछ स्कॉलर्स ऐसे जिन्होंने 6 सेंसेस बताया, और कुछ स्कॉलर्स ऐसे जिन्होंने ओनली 5 सेंसेस बताया है। बट जो कॉमनली मोस्टली जो यूज की जाती है वो आपकी 5 सेंसेस, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, टेस्ट, स्मेल, विजन, हियरिंग एंड टच, ठीक है। ओके, और मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें, मोटर स्किल्स आपकी कौन सी स्किल्स हो जाएगी? जब हम किसी को देखते हैं और एज इट इज हम उसको कॉपी करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्लियर है। या फिर जब हम खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने छोटे बच्चे को बोला कि बेटा इसको टच मत कर, अगर तूने इसको टच किया तो तेरा हाथ जल जाएगा, बट वो बार बार उसी चीज को देखता रहेगा, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, जाके टच करेगा और उसका हाथ जलेगा, उसको नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि अगर मैंने इसको टच किया तो मेरा हाथ जल जाएगा। मोटर का क्या मतलब है यहाँ पर? फिजिकल एक्टिविटी। ओके जी, आइटम्स नोन बाय यूज, बाकी ऑब्जेक्ट परमानेंस भी मैंने आपको कल बता दिया था, बाकी इसको हिंदी में भी करने वाले हम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली स्लाइड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही क्वेश्चन बनना है। फॉर एग्जाम्पल यूजेस, सेंसेस, मोटर स्किल्स, इमिटेशन, और आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। सिंबॉलिक मीन्स की चीजों को देखकर, पिक्चर की फॉर्म में देखकर याद करता है बच्चा। लैंग्वेज यूज्ड, ठीक है, इगोसेंट्रिक, मेरी चीजी क्यों ली, ठीक है, मेरी मम्मी को क्यों टच किया।
ओके, ये मेरी मम्मा है, कोई और बच्चा आके बैठ जाएगा गोद में तो उसको गुस्सा आएगा कि क्यों टच किया मेरी मम्मा को, मेरी मम्मा के गोद में क्यों जाके बैठ गए, ठीक है, 2 से 6 साल का बच्चा। इमेजिनेशन एक्सपीरियंस ग्रो एंड चाइल्ड डिसेंटर्स। कंक्रीट की बात करें तो लॉजिक अप्लाइड हो गया यहाँ पे, हैज ऑब्जेक्टिव रैशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब लॉजिक बहुत बार बता चुकी हूँ, रैशनल बहुत बार बता चुकी हूँ, तेरे लिए मैं चांद सितारे तोड़कर लाऊंगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मीन्स कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। ये बहुत बार, और यही एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। लॉजिक तो हो बात के लिए, चांद सितारे कौन तोड़ के लेके आ सकता है। ओके, चलो मोमोज बोलते लाने के लिए, चाउमीन बोलते, पिज्जा बोलते तो हम मान भी देते। क्लियर है, तो लॉजिक होना चाहिए बात में, साथ में रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। 7 से 11 साल के बच्चे को ऐसा है कि बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, अब वो चीजों को अंडरस्टैंड करना उसने शुरू कर दिया है, चीजों को समझना शुरू कर दिया है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जब हम किसी चीज को अगर हम डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी को 10 बॉटल्स में डाल दूं तो वो पानी ही रहेगा, वो कोई चेंज होकर कुछ और नहीं बन जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब है कि सेम थिंग रहने वाली है वो, अगर मैं उसको डिवाइड भी कर दूं तो। अभी चल रहा है आपका यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज चल रही है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इवन देन आपका बीएड का एग्जाम हो, आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, आपका सेट का एग्जाम हो। गुड। और फॉर्मल ऑपरेशनल था आपका थिंग्स अब्स्ट्रैक्टली, अब्स्ट्रैक्ट। देखो अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट कौन सा होता है, ठोस, जिसको हम देख सकते हैं। और अगर आप अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी वो थिंकिंग होती है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया का फ्लैग, ठीक है, तो आपने देखा, ठीक है, कि 3 कलर है, इंडिया के फ्लैग में 3 कलर है, एक चक्कर है, बस आपने इतना ही बताया, ये है ठोस थिंकिंग। बट जो इंडिया का फ्लैग है वो क्या बताता है, ठीक है, वो क्या बताता है, उसकी सारी चीजें आपने बता दी। डीपली थिंकिंग बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्टली को, और लॉजिक को हम, ये ज्यादा डीप नहीं होता है, जो दिख रहा है बस वही बता दो। और एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका कि डीपली थिंकिंग। चलो अब नेक्स्ट, अब हिंदी वालों को आज राहत दे दे, कल भी मैक्सिमम इंग्लिश में ही हुआ था। सेंसरी मोटर स्टेज, ये हमारा हो गया था कल, ठीक है, ये हमारा हो गया था कल। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लाइंस आपके लिए वो कर लूँ, अंडरलाइन कर लूँ। एक तो मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट है आपका, मोटर प्रतिक्रिया, ठीक है, जब खुद करके सीखता है बच्चा, जैसे कि हॉट है और पेरेंट्स ने बोला कि बेटा गर्म है, इसको टच मत करना, पर वो जाके वहीं जा रहा है, टच कर लिया तो हाथ जला उसका, फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, अगर मैं इसको छूंगा तो मेरा हाथ जलेगा। क्लियर है। और आप लोगों की रिफ्लेक्सिस होगी, छाया प्रतिबिंब बोल सकते हैं इसको, और सेंसिस होगी, इससे बच्चा सीखता है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका इमिटेशन, नकल करता है, ठीक है, इमिटेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, नकल करना, बाकी तो हिंदी में दिया ही है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने आपको बोला था, पहले ये देख लेते हैं। बर्थ टू 2 ईयर्स, जन्म में 2 वर्ष तक, इस चरण के दौरान प्रमुख विशेषता और विकासात्मक परिवर्तन, गतिविधि और संवेदनाओं के माध्यम से दुनिया को जाने, पकड़ने, देखने और सुनने जैसी, मीन्स ये सेंस की बात हो रही है, के माध्यम से दुनिया के बारे में जाने। जाने की चीजें तब भी अस्तित्व में रहती है जब उन्हें देखा भी नहीं जा सकता, तब भी वो अस्तित्व में रहती है जब उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। वस्तु स्थायित्व, मीन्स की ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, कि जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये आपका सेंसरी स्टेज में आएगा, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, या कंक्रीट स्टेज में आएगा, या फिर आपका फॉर्मल स्टेज में आएगा। ये पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। समझ आ रहा है सभी को? प्लीज थम्स अप दे दो, यस नो में रिप्लाई कर दो। अब मैंने क्या बताया था कि कैसे उसको याद रहेगा कि चीजें अस्तित्व में रहती हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने एक छोटे बच्चे को कार दी खेलने के लिए, आपने उससे कार छीन ली, बट उसके माइंड में उस कार की इमेज बन चुकी है। अब वो बार बार आपको बोलेगा कि मुझे वो कार चाहिए, वो दिख तो नहीं रही है उसको, बट उसके माइंड में जो इमेज बन चुकी है कि मुझे कार चाहिए, ठीक है, वो माइंड में छोटा बच्चा है, वो इमेजेस बनाना स्टार्ट कर देता है किसी भी टॉयज की। और अगर आपने उसके टॉयज ले लिए तो फिर वो मांगेगा आपसे, क्योंकि उसके माइंड में इमेज बन चुकी है। जैसे कि आजकल फोन की आदत डाली होती है छोटे बच्चों को, ठीक है, छोटे बेबीज होंगे उनको फोन की आदत है, सेल फोन की आदत डाली है, तो जब आप फोन ले भी लोगे ना उनसे तो उनके माइंड में इमेज बन जाती है उस फोन की।
क्लियर है? यह समझे कि उनके कार्यों के कारण उनके आसपास की दुनिया में चीजें घटित हो सकती हैं। ये है आपका मोटर रिस्पॉन्स। उनके कार्यों के कारण, गरम में हाथ लगाएंगे तो हाथ जलेगा, ठीक है, उनके कार्यों के कारण। अब इंग्लिश में देख ले, नो द वर्ड थ्रू मोमेंट्स एंड सेंसेशन, ठीक है। मूवमेंट का क्या मतलब होता है? खुद भी बच्चा हिलेगा डुलेगा, और सेंसेस करेगा, वो टेस्ट करेगा, स्मेल करेगा, टच करेगा, विजन देखेगा। ओके ओके जी, ठीक है। लर्न अबाउट द वर्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज ग्रास्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। वही बात हो रही है, सेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। छोटा बच्चा देखेगा चीजों को, ठीक है, सुनेगा वो, और ग्रास्प करेगा वो उनको। आफ्टर दैट आपका लर्न दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एक्सिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो चीजें नहीं है वो भी अस्तित्व में है। Realize that they are separate beings from the people and objects around them. Realize that their actions can cause things to happen in the world around them. ठीक है। अब जब वो एक्शंस करेगा, अपने हाथों से टच करेगा किसी चीज को, जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया, गरम को छुएगा तो उसको पता लगेगा कि मेरा हाथ जल रहा है, यहाँ से सेकेंड टाइम नहीं जाएगा वो उसको छूने। ओके, अब चलते हम, ये हमारा कल भी हो गया था ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला, मैंने बता दिया आपको कि क्या है आपका, यहाँ पे देख लेना, बाकी आप 2-3 बार बता चुकी हूँ आपको। अब चलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी स्टेज है आपकी? सेकंड स्टेज है आपकी। और एज क्या है इसमें? रिप्लाई कर दो जल्दी से, 2-3 बार करवा चुकी हूँ। एज कौन सी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में? कौन सी स्टेज आएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज का? कौन सा बच्चा होगा? 2 से 7। हाँ जी, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे द फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या होगा कि वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा भाषा को। आप जिस भी भाषा का यूज करते हो वो यहाँ पर बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा उस भाषा को। द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में हैव बीन लेड ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेज, बट द एमरजेंस ऑफ लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेजर हॉलमार्क ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो ये रहने वाला है आपका कीवर्ड। अब वो यहाँ पर समझना स्टार्ट कर देगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। पहले तो सिर्फ वो इशारे समझ पा रहा था आपके, ठीक है, स्मेल कर पा रहा था, टेस्ट कर पा रहा था, टच कर पा रहा था, बट अब वो यहाँ पे समझना स्टार्ट कर पाएगा आपकी लैंग्वेज को, आपकी भाषा को। 2 से 7 साल का बच्चा। और फिर वो क्या करेगा? वो रिपीट करना शुरू कर देगा। जो भी आप बोलोगे वो एज इट इज वैसा ही रिपीट करेगा। आप बोलोगे हेलो, वो बोलेगा हेलो। आप बोलोगे नो, वो बोलेगा नो, ठीक है। इवन देन अगर आप बोलोगे कि माई नेम इज, आप अपना नेम बोलोगे जो भी है, यहाँ पे कौन है अभी, मिस प्रिया, ठीक है, माई नेम इज मिस प्रिया, तो वो एज इट इज वही बोलेगा, माई नेम इज प्रिया। अगर उसका नेम कुछ और भी होगा बट वो यही बोलेगा, मीन्स कि वो लैंग्वेज को अब यहाँ पर सीखना स्टार्ट कर देगा कि आप जो भी बोल रहे हो वो आपको रिपीट करना शुरू कर देगा। जब आप उसको समझाओगे कि जब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, फिर जाके जब आप उसको समझाओगे, बताओगे एक बच्चे को कि हाँ आपने अपना नेम बताना है जो भी आपका नेम है, ठीक है, आपने अपना नेम बताना है जो भी आपका नेम है। गलतियां भी सीख जाएगा। हाँ जी, जो आप करोगे बच्चा वही करेगा। हिंदी में देख लो, प्री ऑपरेशनल चरण, भाषा विकास की नींव पहले ही पिछले चरण के दौरान रखी गई हो, लेकिन भाषा का उद्भव विकास के पूर्व संचालन चरण की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पर मेन क्या है आपका? लैंग्वेज डेवलपमेंट। और अगर हम हिंदी की बात करें, भाषा का विकास। अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं 2 से 7 साल के बच्चे के, जो कि आपकी पियाजे की थ्योरी ने बोला है, ठीक है, जीन पियाजे ने बोला है। इन्होंने क्या बोला कि बीइंग टू थिंक सैम्बल मीन्स कि यहाँ पर वो क्या करेगा? वो सैम्बल से सीखेगा। और अगर हम सैम्बल्स की बात करें, ठीक है, तो वो पिक्चर्स की फॉर्म में चीजों को सीखेगा। जैसे कि छोटे बच्चे के लिए एक बुक्स लेकर आते हैं, ठीक है, बुक्स लेकर आते हैं, वहां पे आप लोगों के हॉर्स बना है, कैट बनी है, डॉग बना है, तो वो पिक्चर की फॉर्म में ज्यादा चीजों को ग्रास्प कर पाएगा। ओके, एंड लर्न टू यूज वर्ड्स, शब्दों को भी सीखना स्टार्ट कर देगा, और पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स।
टेंड टू ईगोसेंट्रिक, ये देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आपका जो ईगोसेंट्रिक है वो आपका सेंसरी स्टेज में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, कंक्रीट में आता है, या फिर आपका फॉर्मल स्टेज में आता है। ईगोसेंट्रिक मैंने कल भी बताया था, ये स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल, जहां पे बच्चा 2 से 7 साल का है, मीन्स उसके अंदर ईगो रहेगी। ईगो किस बात की रहेगी? उसके कोई टॉय ना लेकर जाए, उसके मम्मा की गोद में कोई ना बैठे, अब वो यहाँ पर चीजों को समझना स्टार्ट कर देगा, तो ईगो रहेगी उसके अंदर इन सारी चीजों की, ईगो सेंट्रिक हो जाएगा एकदम से कि उसका टॉय क्यों लिया, उसकी चीजों को क्यों छेड़ा। क्लियर है? तो अगर आप लोगों के आसपास बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये चीजें होती है बच्चों में एक्चुअली। तो जीन प्याजे ने जो थ्योरी लिखी है या उन्होंने जो थ्योरी डेवलप की है, तो इट मीन्स कि वो सही है। हाँ, वो अलग बात है कि इसका पैराडॉक्स आया है, वेगोस्टे। ठीक है, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जब हम किसी थ्योरी की क्रिटिसिज्म करते हैं और फिर न्यू थ्योरी हम लेकर आती है। कुछ दिनों से क्लास मुझे बहुत हार्ड लग रही है मैम, पता नहीं क्यों। बहुत सारे आंसर में मैंने डाउट लिख रखा है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है। देखो जो थ्योरीज होती है ना, मान लो कॉग्निटिव जो आपकी डेवलपमेंट है, जीन प्याजे ने बोला है कि जो बच्चा है वो खुद से ज्यादातर चीजों को सीखना स्टार्ट करेगा, बट वेगोस्टी यहाँ पे उल्टा बोलते हैं। वेगोस्टी क्या बोलते हैं कि नहीं, जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट से सीखेगा, वो ग्रुप से सीखेगा। वो ये बोलते हैं, मीन्स कि देखो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब है कि जो छोटा बच्चा है वो कहीं ना कहीं अपने माइंड का यूज कर रहा है। ठीक है, उसको बोला जा रहा है कि गर्म चीज को मत छू, जल जाएगा, तो वो खुद जाके चेक कर रहा है। क्लियर है? बट वेगोस्टी का मानना ये था कि जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट से सीखेगा, वो समाज से सीखेगा। उनका ये मानना था कि जिस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, जिस तरह का उसको समाज मिलेगा, वैसा ही वो बच्चा सीखेगा। जीन प्याजे बोलते हैं कि नहीं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखेगा। वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखेगा, वो अपने माइंड को यूज करेगा। क्लियर है? हाँ, लेवल्स जो थे टीचिंग के, देखो वो इजी थे, डोमेन्स टीचिंग के इजी थे। थ्योरीज में रहता है थोड़ी सी प्रॉब्लम, इतनी भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी समझ ना आए। ठीक है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। देखो फर्स्ट टाइम इजी लगेगा, सॉरी फर्स्ट टाइम टफ लगेगा, सेकंड टाइम टफ लगेगा, थर्ड टाइम टफ लगेगा, यार कम से कम फोर्थ टाइम तो इजी हो ही जाएगा। जब एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फोर्थ टाइम तो इजी हो ही जाएगा। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तब तक टफ लगती है चीज जब तक आपको आती नहीं है, और जब आ जाए तो वही चीज फिर सबसे ज्यादा ईजी लगती है। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, और कोई मूल मंत्र नहीं है इसका। हाँ, अब देखो जो आपका एग्जाम है इजी है, मॉडरेट है, और आपका हार्ड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, गेटिंग बेटर विद लैंग्वेज एंड थिंकिंग बट स्टिल टेंड टू थिंक इन वेरी कंक्रीट। अभी भी वो कंक्रीट स्टेज में है, मीन्स ठोस। ठोस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कंक्रीट का क्या मतलब होता है जो चीजें दिख रही है वो सिर्फ उसी को ही एक्सप्लेन कर सकता है, या उसी के बारे में बता सकता है, या उसी के बारे में सोच सकता है, वो बियॉन्ड थिंकिंग नहीं जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग हो, जो आपको नहीं दिख रहा आप उसके बारे में भी सोच सकते हो इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको इंडिया का फ्लैग बताया, तो एक बच्चा है वो सिर्फ यही बता सकता है कि इंडिया के फ्लैग में ये कलर है और एक चक्कर है, बट आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे कि फ्लैग जो है वो क्यों है, इंडिया का क्या डिनोट करता है वो। ठीक है, आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर दो कि कैसे लिख लोगे आप फ्लैग के ऊपर पूरा। बट छोटा बच्चा तो नहीं बता पाएगा, वो तो सिर्फ कलर और चक्कर बता पाएगा, उसके बीच में जो दिख रहा है सिर्फ वो वही बता पाएगा, कंक्रीट, एक्स्ट्रा नहीं बता पाएगा। ओके, बाकी हिंदी में देख लेना, पढ़ लेना, हिंदी वाले इजी है, टफ नहीं है ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल एंड सेंसरी आपको क्लियर है? देखो ये तो छोटे बच्चों की बात है यार, कहीं ना कहीं आप लोगों ने बच्चे तो देखे होंगे, बच्चे तो देखे होंगे 2 से 7 साल का बच्चा क्या कैसा होता है, और 0 से 2 साल का बच्चा कैसा होता है। मैम टाइम टेबल बता दीजिए, कितने आवर्स वन पेपर पे दो? 2 से 3 घंटे तो दो वन पे, इस पे पेपर फर्स्ट पे। 3 घंटे आपकी वैसी क्लास होती है, 1 घंटा खुद दे दिया करो रिवीजन के लिए। ठीक है, 4 हो गए फिर, 4 ही घंटे पेपर 2 के लिए दे दो। 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटा खुद आप सेल्फ स्टडी करो, 2 या 1 घंटा भी। 1 घंटा पेपर 1 के लिए सेल्फ स्टडी करो, और 1 घंटा सेकंड पेपर के लिए सेल्फ स्टडी करो, बाकी क्लास तो होती है फिर आपकी। हाँ जी मिस प्रिया जी, तो आपका बच्चा है तो आपको पता लग रहा होगा ना कि आपके बच्चा कैसा है,
तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है जीन पियाजे की, ये चीजें हैं आपके बच्चे के अंदर जो उन्होंने कहा है, यस या नो? हाँ जी मिस प्रिया जी, जो जीन पियाजे ने सर्च की है छोटे बच्चों पे, क्या वो सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है? देखो थ्योरीज ऐसी नहीं बनती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव का कंसेप्ट पढ़ा था हमने, ठीक है? थ्योरीज ऐसी नहीं बनती है, उस पर बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है फिर जाके थ्योरीज बनती है। ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल थ्योरी बन गई, बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, चीजों को चेक किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, तब जाके थ्योरीज बनती है। जी मैम, मालूम नहीं था, उन्होंने रिसर्च की है, इसी को तो बोलते हैं रिसर्च वर्क। जब स्कॉलर्स बनते हैं तो उनका यही काम होता है रिसर्च करने का, सिर्फ एक बच्चे पे थोड़ी रिसर्च की होगी। अब मान लो उनके पास, मान लो अगर उन्होंने रिसर्च की होगी इंडिया पर, ठीक है, अगर इंडिया में फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख में से उनको 10 से 20 या 50 हजार का तो कम से कम सर्वे करना पड़ेगा एक रिसर्च के लिए। सिर्फ एक बच्चे को ऑब्जर्व करके नहीं होती रिसर्च, या फिर एक चीज को ऑब्जर्व करके रिसर्च नहीं होती है। अगर मेरे पास 100 का सैंपल है तो कम से कम मुझे 10 या 50 का तो सर्वे करना पड़ेगा, फिर जाके मेरी रिसर्च एक्यूरेट मानी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, इंटरनेट पे चेक करते होंगे, खुद भी चेक करते होंगे, हर जगह वो होता है स्कॉलर्स का काम, उनको खुद भेजा जाता है। बुक्स पढ़ते होंगे, कम से कम 100 से 200 300 किताबें पढ़नी पड़ती है कि किस स्कॉलर ने क्या बोला है, ठीक है? फिर जाके बनता है जी आपका फाइनल, लास्ट में फिर थ्योरी बनती है। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है? अब कंक्रीट वाला कौन सा हो जाएगा, 7 to 11 एज। यहाँ पे क्या है आपकी, while children are still very concrete and literal in their thinking at this point in development, they become much more adept at using logic. अब ये समझाती हूँ, द egocentric of the previous stage began to disappear as kids become better at thinking about how other people might view a situation. अब जो उनकी egocentric थी जो बच्चों के अंदर ना, 2 से 7 के बीच में, तो यहाँ पे कहीं ना अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, वो धुंधला पड़ गया। अब उन्हें समझ आनी चीजें स्टार्ट हो गई कि मेरी ही मम्मा है, ये कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है? मेरी ही मम्मा है, अगर दूसरे बच्चे को गले भी लगा लेगी तो भी ये मेरी ही मम्मा है, ठीक है? मीन्स मेरी ही मदर है, ये कहीं नहीं जाने वाली। कंक्रीट में देखो, कंक्रीट में क्या होता है, एक तो होती है आपकी डीप थिंकिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है? अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल डीप थिंकिंग यहाँ पर नहीं होगी। सेकंड, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट, जो दिख रहा है बस वही बताएंगे, इसके अलावा नहीं बताएंगे कुछ भी। ठोस, ठीक है, जो दिख रहा है ठोस परिचालन चरण, जैसे कि इंडिया का फ्लैग, जो दिख रहा है जी वही बताएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, नेट क्वालिफाइड करके बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको ये पता था, ठीक है? अब जब नेट की तैयारी की तब पता चला कि नेट की तैयारी में करना क्या क्या पड़ता है, कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है, क्या क्या सारी चीजें। ये तो सिर्फ बाहर का दिख रहा था आपको कि नेट है, बड़ा इजी है, हो जाएगा। फिर जब अंदर आए, यहाँ पर देखे सब्जेक्ट, सारी चीजें यहाँ पर देखे, तो आपकी जो थिंकिंग थी वो अब्स्ट्रैक्ट होगी यहाँ पर। यहाँ पे लॉजिक यूज होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिक का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है, कि लॉजिक होना चाहिए बात में आपकी। क्लियर है? लॉजिक होना चाहिए। आप छोटे बच्चे का बेवकूफ नहीं बना सकते कि रबड़ दे दिया उसको और ये बोला ये तो पेंसिल है। क्लियर है? अब पेंसिल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो तब भी पेंसिल ही रहेगी। हालांकि विकास किस बिंदु पर बच्चे अभी भी अपनी सोच में बहुत ठोस हैं, ठीक है, और शाब्दिक है, ठीक है, वे तर्क का उपयोग करने में बहुत अधिक कुशल हो जाते हैं। अब उनको चीजें समझ आनी शुरू हो गई है, ठीक है। पिछले चरण की अकेंद्रितता गायब होने लगती है, मीन्स इगोसेंट्रिक गायब होने लगती है। कहीं ना कहीं हम बात करें तो धुंधली पड़ने लग जाती है, क्योंकि बच्चे यह सोचने में बेहतर हो जाते हैं कि दूसरे लोग किसी चीज को कैसे देख सकते हैं या फिर परिस्थिति को। क्लियर है? बट मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया इगोसेंट्रिक का, कि एक बच्चा है वो अपनी मम्मी की गोद में किसी को नहीं बैठने देगा। क्लियर है? बट जब वो कंक्रीट में आ जाएगा तो वो बैठने देगा, उसको पता है मेरी मम्मा है, कहाँ जाएगी। इगोसेंट्रिक अब चला गया उसके बिहेव से, अब उसके पास लॉजिक है हर चीज के। अब क्या लॉजिक है कि मेरी ही मम्मा है,
तो ये एक लॉजिक है कि मेरी मम्मा है, ये किसी और के पास थोड़ी जाएगी, किसी और के बच्चे को थोड़ी थोड़ी ये पालेगी। बताओ सेंसरी, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट क्लियर है? चले नेक्स्ट। क्लियर है जी? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर आपका लॉजिकल, ठीक है। जो एक स्लाइड लेकर आई थी ना मैं आप लोगों के लिए, फर्स्ट वाली स्लाइड, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी आपने एज इट इज उसको पढ़ लिया ना तो आपका हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे यहाँ से। 7 to 11। अब इस साल के बच्चे के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? बीइंग टू थिंक लॉजिकली। अब देखो बार बार वही बात बता रहे हैं। लॉजिक का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने चौक को मैंने डिवाइड कर दिया, तब भी वो चौक ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड करके वो किसी और चीज में बदल जाएगा। पानी है मेरे पास, ठीक है, पानी मैंने आपको गिलास में दिया, ओके, गिलास में दिया, मैंने बॉटल्स में दिया, रहेगा तो वो पानी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि गिलास में और बॉटल में डाल के वो अलग ही हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो लॉजिकल। बीइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, एक ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन की अगर बात की जाएगी तो वो कंक्रीट में आएगा। संरक्षण की अगर बात की जाएगी तो कंक्रीट में आएगा। और अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो वही है कि जो चीज है अगर हम उसको डिवाइड भी कर दें या फिर हम उसको, जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, चौक का एग्जांपल दिया, पेन का भी एग्जांपल दिया, अगर मैं इस पेन को तोड़ देती हूँ तो ये पेंसिल नहीं बन जाएगी, ये पेन ही रहेगा। कंजर्वेशन के मतलब क्या होता है आपका? सिंपली अगर हम बात करें कि जो चीज है, ठीक है, अगर हमने उसको डिवाइड भी कर दिया तो वो सेम एज इट इज रहने वाली है। देखो, when something change in shape or appearance it is still the same। अगर हमने उसकी शेप को चेंज कर दिया या फिर हमने उसके अपीयरेंस को चेंज कर दिया, वो फिर भी सेम रहने वाली। कंजर्वेशन का मतलब। और बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको पानी का। अब देखो, ये है मेरे पास स्टील का गिलास है, ठीक है। अगर मेरे पास वो बिस्लरी की बॉटल होती, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट बॉटल होती, तो पानी तो सेम रहता ना, चाहे वो मैं स्टील के गिलास में डालूं, चाहे वो मैं कप में डालूं, चाहे फिर मैं वो इसमें बिस्लरी की बॉटल में डालूं, फिर चाहे मैं वो स्टील की बॉटल में डालूं, पानी तो सेम रहेगा। कि मीन्स अगर मैंने पानी की शेप को भी चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा है, बॉटल इससे बड़ी है, गिलास सॉरी कप इससे छोटा है, शेप को चेंज किया मैंने, तो भी वो सेम रहने वाला है। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है। नहीं, बर्फ नहीं, बर्फ नहीं मीनाक्षी जी। कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है यहाँ पर? बेस्ट एग्जांपल दिया पानी का। और जैसे कि मेरे पास ये पेन है, इसको मैंने अगर डिवाइड कर दिया या फिर मैंने इसको किसी और जगह पे रख दिया, पहले मैं डब्बे पे रखती थी, अब मैंने किसी जो वो होता है पेन की जिसमें पेन रखते हैं उसमें रख दिया अगर मैंने इसको, ठीक है, तो ये पेन ही रहने वाला है, ये पेंसिल नहीं बन जाएगा। अगर मैंने इसकी शेप भी चेंज कर दी या फिर मैंने इसकी अपीयरेंस चेंज कर दी, कि पहले मैं बेड पे रखती थी, मैं टेबल पे रखती हूँ, तो ये पेन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कंजर्वेशन का मीनिंग आपका ये रहता है। तो ये लॉजिक है एक इंपॉर्टेंट है। संरक्षण की अगर बात की जाए तो वो कंक्रीट में आएगा। कंजर्वेशन की बात की जाए, लॉजिक्स की बात की जाए तो फिर आएगा कंक्रीट में। और अगर बात की जाए ऑब्जेक्ट परमानेंस की और इमिटेशन की, मोटर स्किल्स की, सेंसेस की, तो वो किस में आएगा? हाँ, ये अच्छा, पानी का बर्फ बनता है ये नहीं सोच सकता। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात को। हाँ जी, ये नहीं सोच सकती कि पानी का बर्फ भी बन सकता है। और जो बर्फ होती है उसके मिरर्स बनते हैं ना, जो वो होता है, कोरा होता है, उसके मिरर्स बनते हैं, तो वो इतनी ज्यादा उसकी थिंकिंग नहीं जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ वो देख सकता है जो उसको दिख रहा है, उसके बाहर नहीं हो जाएगा। वेरी गुड, किसने बोला था ये? मीनाक्षी, वेरी गुड। डायरेक्ट लॉजिक भी एग्जाम्पल में नहीं हो सकता। वेरी गुड। हाँ, वो इतना इतना डीप नहीं जा पाएगा, क्योंकि देखो कंक्रीट में एक और चीज है कि वो डीपली वो चीजों को नहीं देख सकता, मीन्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको जो दिख रहा है बस वो वही बता सकता है। 0 to 2 सेंसरी, हाँ जी, वेरी गुड। थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कंक्रीट। अब देखो, कंक्रीट का मतलब वही है, ठोस जो दिख रहा है बस वही, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा नहीं सोच सकता है। इंडिया का फ्लैग है, 3 कलर है और एक बीच में चक्कर है, बस इसके अलावा नहीं सोच सकता वो कि आपका जो ऑरेंज कलर है वो किसको दर्शाता है, या फिर ग्रीन कलर किसको दर्शाता है, या फिर इंडिया का फ्लैग है वो क्यों है, कैसा है, किस लिए है,
वो नहीं सोच सकता क्या कारण है, क्यों है, कैसा है, किसको डिनोट करता है, जितना दिख रहा है बस वही। यस, वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट। अब देखो, बीइंग यूज इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू जनरल, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो अंडरलाइन किए तीन चीजें, लॉजिकल, कंजर्वेशन, इंडक्टिव आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी वो डिडक्टिव नहीं हो सकता, अभी वो डिडक्टिव नहीं हो सकता। डिडक्टिव होने के लिए तो बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, डिडक्टिव होने के लिए तो जनरलाइजेशन चाहिए, डिडक्टिव होने के लिए तो आपको कम से कम 50 से 60 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मीन्स डिडक्टिव का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड होता है, जो साइंटिफिक वे में भी सही माना जाए, और इंडक्टिव का क्या मतलब होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है आपका एक तरह से। आजकल के बच्चे सब देखते हैं, क्वेश्चनिंग करता है, क्वेश्चनिंग करता है, हाँ क्वेश्चनिंग तो करेगा जोया जी, बट वो समझ नहीं पाएगा चीजों को, क्वेश्चनिंग करेगा कंक्रीट स्टेज में, क्वेश्चनिंग तो करेगा, पर खुद उसकी इतनी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी उसके पास, इतनी ज्यादा। 7 से 11 साल का बच्चा अगर किसी मार्ट को देखेगा, देखा ही होगा अपने बच्चे, क्वेश्चनिंग तो करेंगे, बट वो सिर्फ उतना ही देख पाएगा जितना उसको दिख रहा होगा। अब मान लो एक छोटा बच्चा वो सुपरमार्केट को देख ले, ठीक है, वो शॉप्स को देख ले, तो वो सिर्फ उतना ही देख पाएगा जितना उसको दिख रहा है, उसको ये नहीं पता कि सुपरमार्केट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है। सिर्फ अगर उसने बाहर बाहर से देखा तो इतना ही। अब मान लो क्लोथ की शॉप उसने देखी, कपड़ों की शॉप, ठीक है, बाहर बाहर से देखी, तो बस उसको यही पता है कि यहाँ कपड़ों की शॉप है, क्लियर है, बट वो ये नहीं सोच पाएगा कि किस किस तरह के कपड़े हो सकते हैं, लेडीज जेंट्स प्लाजो साड़ी सारी चीजें, इतना बियॉन्ड नहीं जा पाएगा, डीप थिंकिंग नहीं कर पाएगा। अब हमें तो सुपरमार्केट, और अगर सुपरमार्केट की बात की जाए तो हमें तो पता है कि सुपरमार्केट में तो सारी चीजें होनी है, बट छोटे बच्चे को जितना दिखेगा बस वो उतना ही बता सकता है। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ जी। चलिए नेक्स्ट, लास्ट स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सीक्वेंस में याद करोगे, फर्स्ट थी आपकी सेंसरी, सेकंड थी आपकी प्री ऑपरेशनल, हिंदी वाले देख लेना, ठीक है, और थर्ड थी आपकी कंक्रीट, फोर्थ है आपकी फॉर्मल। सीक्वेंस भी इसका पूछा जा सकता है, और इसका मीनिंग और एज, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 12 एंड अबव, अडल्ट, क्लियर है। सेंसरी की बात करें, इमिडेशन, सेंसेस, मोटर स्किल्स एंड आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल की बात करें, सिंबल से सीखेगा बच्चा और ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स का मतलब क्या है, पिक्चर्स और वर्ड की फॉर्म में सीखेगा और ईगोसेंट्रिक हो जाएगा। कंक्रीट की अगर हम बात करें, कंजर्वेशन आएगा, कंजर्वेशन आएगा, लॉजिक थिंग्स होगी उसके पास, ठीक है, लॉजिक होगा। और अगर हम फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि जो चीजें नहीं दिख रही है वो चीजें भी सोच सकता है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेगा वो यहाँ पर। अब जो नहीं दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी जा सकता है वो, सिर्फ फ्लैग उसको जिसको तो बच्चे को फ्लैग दिख रहा था कंक्रीट में, वो सिर्फ इतना बता सकता था, कलर और सारी चीजें। अब ये पूरा फ्लैग पे कैसे लिख सकता है, अब्स्ट्रैक्ट में बता सकता है, मीन्स थोड़ा डिटेल में चला जाएगा। 3 में क्या लिखा है, 3 में लिखा है कंक्रीट, कंक्रीट है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि कंजर्वेशन आएगा, लॉजिक्स आएंगे, 7 से 11 की एज। हाँ जी, वेरी गुड मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, अब वो सोचेगा कि पानी का बर्फ कैसे बनता है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगा यहाँ पर आपका, एथिक्स आ जाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब उसको सही और गलत में भी फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो एथिकली अब अच्छा हो जाएगा। एथिक का मतलब क्या होता है, सही और गलत में फर्क, क्या सही है क्या गलत है, क्लियर है।
द फाइनल स्टेज, ये कौन सी स्टेज है? फाइनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्टेज जो डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे ने जो दी है, उनकी फाइनल स्टेज कौन सी थी? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? मान लो आपके पास चारों स्टेज दिया है, सेंसरी दिया है, प्री ऑपरेशनल दिया है, कंक्रीट दिया है, फॉर्मल दिया है, तो क्या होगा आपका आंसर? अगर फाइनल स्टेज की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मल। बट एग्जाम में तो मैम हम सेंसरी भी कर सकते हैं, हमें क्या पता, ये एज इट इज ऐसा नहीं दिया गया जैसे मैंने लिखा है। सेंसरी आपका लास्ट में दिया हो सकता है, 4th नंबर पे, फर्स्ट में फॉर्मल दिया हो सकता है। एग्जाम में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो पता है मुझे, अभी फॉर्मल बोलोगे, बट एग्जाम में यहाँ तो मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है। अगर मान लो मैंने फॉर्मल फर्स्ट में लिखा होता तो भी मैम फॉर्मल ही होता है, क्योंकि अभी तो हम ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे हैं, अभी याद है हमें। एग्जाम के टाइम में देखना, आप अच्छा ही करना है, ठीक है, बेटर करना है एग्जाम के टाइम में। और अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें हम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे की जो थ्योरी है, फर्स्ट स्टेज की बात करें सेंसरी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मल लास्ट में बोलते हैं हम, हाँ जी ठीक है जी, गुड। अंडरस्टैंडिंग डिडक्टिव रीजनिंग यूज होगी यहाँ पर, एक और चीज। और कंक्रीट में आपका कंजर्वेशन, लॉजिक और इंडक्टिव, ठीक है। फॉर्मल में आपका डिडक्टिव, एथिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। और आपका ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अगर हाइपोथेसिस भी यहाँ पर यूज होएगा आपका, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अब वो क्या है, टेंटेटिव स्टेटमेंट बना देगा, नॉट परमानेंट बट टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा, जैसे कि पानी से बर्फ कैसे बनती है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, मीनाक्षी जी ने। पानी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, बर्फ का इन्होंने दिया, वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट, major characteristics and developmental change during this time began to think abstractly and reason about hypothetical problems। hypothetical, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में आपको पता ही है। अगर हम रिसर्च की प्रोसेस की बात करें तो हाइपोथेसिस मेकिंग कहाँ आता है आपका, कोई बता सकता है मुझे? फर्स्ट तो आता है आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड आता है आपका लिटरेचर रिव्यू, एंड थर्ड आता है जी आपका हाइपोथेसिस। अभी पता नहीं बता पाओगे कि नहीं, हाइपोथेसिस मेकिंग, फिर आफ्टर दैट आपका डिजाइन, सैंपल्स, रिपोर्ट लास्ट में। रिसर्च की प्रोसेस, ठीक है। हाइपोथेटिकल, अब वो यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाएगा, मीन्स की अब वो यहाँ पे सारी चीजों को सर्च करेगा, ठीक है, बुक्स पढ़ेगा पहले, तो प्रॉब्लम ढूंढेगा कि अच्छा पानी है, पानी का बर्फ कैसे बनता है, ये उसके लिए प्रॉब्लम है। सेकंड क्या करेगा, लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी की बुक्स पढ़ते हैं या फिर जिसने भी रिसर्च प्रपोजल लिखे हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं, उनको पढ़ेगा, ठीक है, फिर किसने क्या क्या बोला, कैसे कैसे पानी बनता है, सारी चीजें फिर जाके लगाएगा अब अपना दिमाग, हाइपोथेसिस बनाएगा। थर्ड है, वेरी गुड। एग्जाम में रिसर्च का भी प्रोसेस पूछा जाता है एज इट इज, ऐसे ही जैसे मैंने बताया आपको। नेक्स्ट, बिगन टू थिंक मोर अबाउट मोरल, ठीक है, एथिकल, फिलोसफिकल, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज रिक्वायर थियोरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब देखो यहाँ पे एथिकल हो गया, मॉरल हो गया, सोशल, पॉलिटिकल, सारी चीजें। बिगन टू यूज डिडक्टिव लॉजिक, अब वो डिडक्टिव, अब क्या करना है उसने, अब उसने थ्योरी तक जाना है कि बर्फ आखिर बनती कैसे है, पत्ता लगा के रहूंगा, ठीक है। और अगर मान लो एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, फिर भी वो सर्च करने, जहां से आपकी थ्योरीज बनती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड होता है, फिक्स्ड होता है, क्वांटिटेटिव होता है डिडक्टिव। और रीजनिंग फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब जनरल का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी प्रिंसिपल बने हैं, ठीक है, उनसे वो जाएगा स्पेसिफिक, मीन्स कि उसको पार्ट में बांट देगा। एक पर्टिकुलर, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल उसके पास है बर्फ, वो साइंस में होता है ना कि बर्फ कैसे बनती है, ठीक है, वो सारी बुक्स पढ़ेगा, तो वो हो गया जनरल। फिर स्पेसिफिक का मतलब है कि डीपली जाएगा वो, यहाँ पे डीपली स्टडी करेगा, डीपली थिंकिंग होगी यहाँ पर, जासूस बन जाता है, हाँ जी। और ऐसे नहीं बनेगा कि अपने अपनी इमेजिनेशन यूज करके, नहीं। डिडक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि हाँ, जनरल टू स्पेसिफिक क्या हो जाएगा कि जो चीजें जनरलाइज हो चुकी है, जो चीजें एक्सेप्टेबल है ऑलरेडी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक्स बनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, क्लियर है। अब आपने इसी पे ही रिसर्च करना है, क्लियर है, आपने इसी पे ही रिसर्च करना है, तो आप बन जाओगे डिडक्टिव, जनरल टू स्पेसिफिक, हाँ जी, वेरी गुड। तो ये होते हैं जी आपकी कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्कीमास, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको स्कीमास क्या होते हैं आप लोगों के, ठीक है। जैसे कि हमने किसी के माइंड में डाला होता है कि डॉग के 4 टांगे हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए एक स्कीमा बन गया। अब वो जिसको भी देखेगा, जिस भी 4 टांगों वालों को देखेगा, उसको लगेगा कि ये डॉग ही है। क्लियर है? तो स्कीमा बनाना है किसी के माइंड में। क्लियर है? स्कीमा का मतलब क्या होता है कि वो उसको समझ सके, जान सके, उसके माइंड में वो चीज बस ये कि 4 टांगे। जैसे छोटे बच्चों को ऐसे ही तो पढ़ाया जाता था, जब उनको एनिमल्स के नेम याद करवाते हैं, उनको टेबल्स याद करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में स्कीमा तो बनाना पड़ता है। फिर वो एज इट इज वैसे ही याद करते हैं। जब नंबरिंग याद करवाते हो तो स्कीमा बनाना पड़ता है। क्लियर है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इवन देन आपका यूट्यूब पर भी हो चुका है ये, और आपका ऐप में भी हो चुका है। बाकी इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। असाइमुलेशन ये भी हम कर चुके हैं, एग्जिस्ट स्कीमा प्लस एग्जिस्टिंग स्कीमा, नो न्यू इंक्लूड। 4 लेग्स डॉग्स की, ठीक है। कैट को देखा, कैट की भी 4 टांगे थी, कैट को देख के भी बोला ये डॉग है। एग्जिस्टिंग स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा, न्यू नहीं यहाँ पे ऐड कुछ हुआ। जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसने डॉग को देखा, अच्छा मुझे बताया था, मेरे माइंड में स्कीमा है कि ये 4 टांगे जो होती है वो डॉग की होती है, बट जब कैट को देखा तो कैट को देख के भी क्या बोला कि ये भी डॉग जैसे ही तो लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी बोलती है डॉग। फॉर एग्जाम्पल काऊ को देखा, काऊ की भी 4 लेग्स होती है। हॉर्स को देखा, हॉर्स की भी 4 लेग्स होती है। तो काऊ को बोला था कि काऊ की जो है 4 टांगे होती है। जब बच्चे ने हॉर्स को देखा उसने बोला ये भी काऊ ही है। क्लियर है? असाइमुलेशन ये करवा चुकी हूँ वैसे मैं यूट्यूब पर भी और क्लास में भी। ये सारा असाइमुलेशन, स्कीमा और एकोमोडेशन, ये सारा जीन पियाजे ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, बताया है, ठीक है। एकोमोडेशन ये भी जीन पियाजे ने बताया था, ठीक है। अनदर पार्ट ऑफ अडेप्शन, यहाँ पे वो क्या करेगा, अडेप्ट करेगा। इसको अडेप्ट करेगा, चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन। चेंज करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मुझे ना घर का एकोमोडेशन करना था। क्लियर है? मुझे थोड़ा चेंजिंग लेकर आनी थी, जैसे मेरा घर पहले है ना, मुझे थोड़ा एकोमोडेशन करना है। द प्रोसेस, अब देखो असाइमुलेशन में अंडरलाइन कर देती हूँ, टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज असाइमुलेशन। एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही डाल दी न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन क्या थी, कैट थी, और एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या था, डॉग था। अब न्यू जो कैट थी उसको भी बोल दिया डॉग। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ, बट मैंने क्लास में करवा चुकी हूँ मैं ये टॉपिक, इसलिए फास्ट पढ़ा रही हूँ। ओके, देखो इक्विलिब्रिएशन, एग्जाम में जब हमने पी वाई क्यूज कर किए थे, क्या वहां पे इक्विलिब्रियम कुछ आया था? कोई बता सकता है मुझे? मीन्स बैलेंस करना। और मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल, डिमांड एंड सप्लाई, ये बताया था मैंने एग्जाम्पल। ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है फॉर एग्जाम्पल आपकी डिमांड और ये है आपकी सप्लाई, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है जहां पर ये बैलेंस आउट होते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें या फिर जीन पियाजे ने जो थ्योरीज दी है उनकी बात करें, तो उनका क्या मानना है कि इक्विलिब्रिएशन किस में होना चाहिए, असाइमुलेशन एंड एकोमोडेशन में होना चाहिए। मींस बैलेंस आउट करना आना चाहिए, क्योंकि 4 लेग्स वाला स्कीमा तो जरूरी है बच्चे को, तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएगा जानवरों को। जैसे हम बचपन में कैसे याद करते थे, 4 टांगों वाले एनिमल्स होते हैं, पंखों वाले पक्षी होते हैं, ठीक है, जिनके पास पंख लगे पक्षी होते हैं। जैसे गेम खेलते थे ना, तोता उड़ मैना उड़, तो कौआ उड़। छोटे बच्चों के साथ खेलना, कभी जो बिल्कुल छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा, उसको पता ही नहीं, आप बोलोगे गाय उड़, वो उसको भी उड़ा देगा। तो इससे याद रखोगे। इक्वल बैलेंस करना असाइमुलेशन में एंड एकोमोडेशन में, इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। क्लियर है? हाँ जी, तो ये डिमांड और सप्लाई वाला तो मैंने दिया आपको इकोनॉमिक्स का एग्जांपल। बट अगर हम इक्विलिब्रिएशन की बात करें यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में, असाइमुलेशन एंड एकोमोडेशन में वो इक्विलिब्रियम करना है, यहाँ पर बैलेंस आउट करना है दोनों को, कि जो ऑलरेडी आपके पास स्कीमा बना है, जैसे कि मैंने वही वाली गेम बताई आपको, तोता उड़ मैना उड़, ठीक है, वो सारी चीजें। और बोलेंगे हम गाय उड़, तो वो माइंड में आपका स्कीमा बना है कि गाय की तो 4 टांगे हैं, जिनके पंख है सिर्फ वो उड़ सकते हैं। क्लियर है? एनिमल्स पक्षी ये बचपन में याद करवाते थे, तो वो बच्चों के माइंड में स्कीमा बना देते थे कि जिनकी 4 टांगे हैं वो कौन हो जाएगा आपका, डॉग्स, काउ, हॉर्सेस। समझ रहे हो मेरी बात को, यस या नो? इक्वल बैलेंस बना देना असाइमुलेशन एंड एकोमोडेशन में। असाइमुलेशन तो बना है जिसकी 4 टांगे हैं, वो है डॉग, ये बना था असाइमुलेशन। बट जब कैट को देखा तो कैट को भी क्या बोला, उसकी 4 टांगे देखी और कैट को भी बोल दिया डॉग। ये था असाइमुलेशन, कि न्यू इन्फॉर्मेशन को वो गेन नहीं कर पाया, सिर्फ उसके पास यही स्कीमा बना था कि 4 टांगों वाला डॉग है ओनली।
असाइमुलेशन, जो कि आपका इसने जीन प्याजे ने बोला था। एकोमोडेशन में जब उसने कैट को देखा तो उसने बोला यार ये तो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है डॉग से। फिर यहाँ पे उसको समझ आया कि ये तो कैट है, भले ही इसकी 4 टांगे है बट ये कैट है। ओके, अब इन दोनों के बीच आपका क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रेशन होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा बना है वो उसको न्यू स्कीमा में कन्वर्ट कर सको। ठीक है जी, क्लियर है। बैलेंस बिटवीन असाइमुलेशन एंड एकोमोडेशन, हाँ जी, बस सिंपल में, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो बैलेंस बिटवीन असाइमुलेशन एंड एकोमोडेशन। हाँ जी, अभिजीत जी बोलिए, व्हाट हैपेंड। देखो ये वाला टॉपिक इसलिए फास्ट करवाया असाइमुलेशन, एकोमोडेशन और स्कीमा का, बिकॉज ये यूट्यूब पर भी बहुत बार करवा चुकी हूँ और क्लास में ऐप पर भी करवा चुकी हूँ। स्कीमा, असाइमुलेशन एंड एकोमोडेशन पे मैंने अलग से लेक्चर लिया था, ये तो जीन ब्याजे ने यहाँ पे बताया है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। राखी मिश्रा ने काफ़ी रिप्लाई किया है, वेरी गुड राखी मिश्रा जी। पढ़ नहीं पाऊंगी अभी क्योंकि टाइम नहीं है, बट कहीं ना कहीं ठीक ही लिखा है आपने, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सा कर पा रही हूँ। व्हाट्स द वांट्स टू से, व्हाट ही वांट्स टू से, कौन अभी क्या बोल रहे हैं वो, अभिजीत जी। मैम देखो सही है ना, हाँ राखी मिश्रा कहीं ना कहीं सही है। साइन डॉग के 4 लेग्स होते हैं, एकोमोडेशन चेंज करना, इक्विलेशन चेंज नहीं करना है। एकोमोडेशन का मतलब है न्यू नॉलेज को ऐड करना है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू नॉलेज को ऐड करना। चेंज नहीं किया बट न्यू नॉलेज को ऐड कर दिया, पिछले ज्ञान को लागू करना, नया ज्ञान। असाइमुलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस करना कि हमें न्यू नॉलेज भी चाहिए और एग्जिस्टिंग स्कीमा भी चाहिए। जैसे हमने बचपन में जानवरों के नाम याद किए थे, पक्षियों के नाम याद किए थे, और जब हम बचपन में वो गेम खेलते थे ना, तोता उड़ मैना उड़, मैं तो बड़े परेशान होती थी कि ये गाय क्यों नहीं उड़ती होगी। 1 या 2 साल की थी मैं शायद, और वहां पे मैं हारती थी। फिर वो होता था ना तोता उड़ मैना उड़, तो कंफ्यूज हो जाते थे। कई बार ऐसे ऐसे पक्षी या जानवरों के नाम लिए होते थे कि पता ही नहीं होता था कि उड़ता है कि चलता है कि रेंगता है। ठीक है, पता ही नहीं होता था क्योंकि वो एग्जिस्टिंग स्कीमा नहीं है हमारे अंदर, वो पता नहीं उस चीज का। ही सेइंग चेंज टू टेक्निक्स ऑफ योर टीचिंग बिकॉज इट्स हार्ड फॉर हिम। क्या हुआ अभिजीत जी, हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश में? डोंट नो एनीथिंग। क्या हुआ अभिजीत जी, क्या हुआ आपको? एक्चुअली थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है आज क्योंकि ऑलरेडी हो चुके थे चीजें। आई एम ओल्ड बट एग्री विद अभिजीत। हाँ बोलो तो सही, मीन्स कैसे, कैसे टेक्निक चेंज करनी है? इट्स न्यू फॉर सम स्टूडेंट, डू नॉट कंपेयर ओल्ड स्टूडेंट। जब ये आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, कोर्स स्टार्ट हुआ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, तब करवाया मैंने, इसी कोर्स की बात कर रही हूँ मैं, इसी कोर्स की बात कर रही हूँ, और यूट्यूब पर भी करवाया, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि रिकॉर्डेड क्लासेस को देखो। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास को देखो क्योंकि इसी बैच में स्टार्ट हुआ है आपका ये। अब एक टॉपिक को अगर मैं 10-10 बार करवाऊंगी तो बताओ मुझे पूरा सिलेबस कैसे होगा। रिकॉर्डेड क्लासें इसीलिए दी जाती है आपको, पीडीएफ आपको इसीलिए दी जाती है ताकि आप खुद के एफर्ट्स भी डालो बीच में। जो आपके न्यू टॉपिक होते हैं, जिस टाइम मैंने असाइमुलेशन और एकोमोडेशन करवाया था ना, तो इसकी क्लास देख लेना अब एक बार, आपको पता लग जाएगा कि कितना डिटेल में करवाया था। 30 मिनट में करवाया असाइमुलेशन एंड एकोमोडेशन, इवन देन यूट्यूब पर ऑल्सो रिकॉर्डेड क्लासें दी गई है उसके लिए, और इसी बैच में करवाया है। अगर आप लोगों ने देखो क्लास अटेंड नहीं की तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अगर लेट भी ज्वाइन किया है तभी मैं बोल रही हूँ रिकॉर्डेड क्लासें देखनी पड़ेगी। अब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा, दिसंबर में एग्जाम है। अब मैं आपको एक ही चीज रिपीटेड करवाऊं तो फिर दिसंबर में आपका एग्जाम है, 10 टॉपिक पढ़ के थोड़ी जेआरएफ नेट हो जाएगा, ओनली 10 टॉपिक पढ़ के सारे टॉपिक करवाने पड़ेंगे ना। ये तो आपका एफर्ट्स है। देखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको ज्यादा टाइम लगेगा, नो डाउट, बट इतना भी नहीं लगेगा कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं सिस्टमेटिकल तरीके से, उनको तो फिर पता होगा ऑलरेडी कि ये चीजें मैम ने पढ़ाई है। और मैं जो देखो न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज रिकॉर्डेड क्लासेस देख लो देख लो देख लो। स्कीमा, साइमुलेशन, एकोमोडेशन पता नहीं कितनी बार करवा दिया स्टार्टिंग से लेकर,
कम्युनिकेशन की रिकॉर्डेड क्लासेस है अवेलेबल है, असाइमुलेशन अकोमोडेशन वाली तो होगी सारी क्लासेस। अब देखो जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं मैं उनका टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकती, और साथ के साथ दिसंबर में आपको कंप्लीट करवाना है। 10 टॉपिक पढ़ा के आपको छोड़ दूं तो फिर नेट जेआरएफ नहीं होगा क्वालिफाइड। आपके खुद के एफर्ट्स लगने वाले। अब जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको खुद को एफर्ट्स दो, रिकॉर्डेड क्लास देखो, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बोलो फिर कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा दिया। देखो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी लाइव क्लास, और ये है आपका REC। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, फिर चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड की है, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन की है, साथ के साथ आपको PDF में मिलेगी। और जो मैं न्यू टॉपिक पढ़ाती हूँ वो तो देखो मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाती हूँ। और YouTube पर भी देख लेना, असाइमुलेशन एकोमोडेशन YouTube पर भी करवाया है। क्लास में तो विद इमेजेस करवाया मैंने, विद इमेजेस, डॉग कैट सारी इमेजेस के साथ करवाया आपको डिटेल में। अब देखो जो आपका साइकोलॉजिस्ट लेव विगोस्टे है, ये बिल्कुल ऑपोजिट थे आपकी, जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जिन्होंने दी है, ये उनके बिल्कुल ऑपोजिट थे। टाइम हो गया है ना। अभिजीत आप क्या करो कि आप रिकॉर्डेड क्लास देखो प्लीज एक बार, ठीक है। उसके बाद आप मुझसे पूछो, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है फिर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। ठीक है, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना आप, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फिर पूछो आप। और अभिजीत आपने ये करना है कि 7 PM आप क्लास को ज्वाइन करना डेली, क्लियर है? क्योंकि मैं पूछती हूँ स्टार्टिंग में डाउट, जो तो आ गया जिसने पूछ लिया उसका तो सही है, अब जो आ गया क्लास के बीच में, ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, इतने सारे लोगों के मैसेज के रिप्लाई करने, इतने सारे स्टूडेंट्स के। आपने क्या करना है, कल आप 7 PM आओ क्लास में टाइमली, क्लियर है? ज्वाइन करो, फिर अपना वहां पे डाउट पूछो। हाँ, अगर मैं उसके बावजूद आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाती फिर आप रिग्रेक्ट करना, ठीक है जी? अंडरस्टूड अभिजीत? फिर आप रिग्रेक्ट करना अगर मैं आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाती हूँ। कल क्लास में 7 PM ज्वाइन होना, 5 मिनट आपका डाउट क्लियर कर देंगे, जो भी आपका डाउट होगा। हाँ जी, लीव कर लो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। कल मिलते हैं, कल हम करेंगे लिव वेगोस्टे की आपकी थ्योरी करेंगे, और इसका पियाजे और वेगोस्टे के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सेल्फ सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल, ये सारी चीजें करेंगे। यूट्यूब पर भी किया है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे एक और बार कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगी आपको। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं कल 7 PM। जिनको डाउट है वो प्लीज कल 7 PM क्लास ज्वाइन करें। उसके बाद आओगे तो 7-5 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो टॉपिक से रिलेटेड ही बात होगी।